मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट के जरिए सरकार की दशा और दिशा ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों के साथ मजबूती के साथ संबंध दोस्ती बनाए रखने की आधारशिला रखी। जी हां, मोदी सरकार का बजट में पूरा फोकस बिहार पर है, जहां इसी साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मोदी सरकार के बजट में बिहार पर खास तवज्जो देने की सियासी मायने क्या हैं? नीतीश कुमार के साथ अपनी सियासी केमिस्ट्री बनाए रखने का दाव है या फिर चुनावी जंग जीतने की स्ट्रेटेजी? जी हां, बिहार फोकस की झलक कल शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहनावे में भी दिखाई दी। 2025 से 2026 का बजट पेश करने के लिए उन्होंने बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी को चुना। गोल्डन बॉर्डर की ये साड़ी उन्हें बिहार दौरे के समय पद्मश्री दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी। मधुबनी की साड़ी पहने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को तमाम विकास की सौगातों से नवाजा है, जिसके सियासी मकसद भी निकाले जाने लगे हैं। जी हां, केंद्रीय आम बजट 2025 से 2026 में बिहार का दबदबा देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को कई बड़ी सौगातों से नवाजा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से लेकर IIT पटना की विस्तार का भी ऐलान किया, तो साथ ही मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की। जी हां, इतना ही नहीं, बिहार की जनता की कमाई को बढ़ाने के लिए भी आम बजट में बड़ी घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025 भाषण में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए घोषणा की है कि 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इसके अलावा वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती दी जाएगी, जिससे ये सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी। जी हां, नई कर व्यवस्था को सरल और मध्यम वर्ग के अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। जी हां, हालांकि इस बजट में दिल्ली को लेकर कोई विशेष घोषणा नहीं की गई, लेकिन इनकम टैक्स में छूट देकर भाजपा ने दिल्ली के एक बड़े मध्यम वर्गीय मतदाता समूहों को साधने की कोशिश की। यह छूट खास तौर पर दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले वेतनभोगी और मध्यम वर्गीय करदाताओं के लिए राहत लेकर आई है। जी हां, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने हैं, जहां भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 67% लोग मध्यम वर्ग से आते हैं। ये वर्ग 5 लाख से 30 लाख रुपए की वार्षिक आय अर्जित करता। इस वर्ग के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने ये बड़ा कर सुधार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले इस कानून में तोड़फोड़ की थी और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इसमें संशोधन करने की योजना बना रही है। जी हां, एक्स पर एक अन्य पोस्ट में उन्होंने सरकार की विनिर्माण नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि बहुप्रचारित मेक इन इंडिया पहल विफल हो गई। उन्होंने लिखा है कि मेक इन इंडिया, जो कि फेक एक इंडिया बन गया था, अब उसका नया नाम है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वर्तमान में केंद्र बजट 2025 से 2026 पेश किया जा रहा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि विकासशील भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों के लिए आवश्यक है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया राशि लाभुकों को एक साथ दी जाएगी। जी हां, फिलहाल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों में आवेदनों की सत्यापन की प्रक्रिया चल रही। इस दौरान लगातार गड़बड़ियां भी मिल रही। जी हां, जिलों में आवेदन के सत्यापन और आधार से बैंक खाता जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से लाभुकों को जनवरी की राशि नहीं मिल पाई। अगर ये प्रक्रिया फरवरी में पूरी हो जाती तो लाभुकों को एक साथ 2 माह की राशि दी जाएगी। जी हां, सत्यापन के दौरान सबसे अधिक गड़बड़ी एक नाम से एक से अधिक आवेदन किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। एक बैंक खाता से उपयोग कर एक से अधिक आवेदन जमा किए गए। इसके अलावा कई जिलों में पुरुषों द्वारा आयोजन का लाभ लेने का मामला सामने आया है।
इजरायल और हमास के बीच कई महीनों की जंग के बाद अब सीज फायर लागू हो गया है और शर्तों के तहत बंधकों की रिहाई भी हो रही। जी हां, हमास ने पुष्टि की है कि उसके फौजी शाखा के प्रमुख मोहम्मद दिफ की मौत हो गई, जो 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। हालांकि इजरायल का दावा था कि दिफ को 6 महीने पहले गाजा पर हवाई हमले में मारा गया था। जी हां, गाजा में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 43 फिलिस्तीनी मारे गए और कई लोग जख्मी हुए। इन मौतों के बीच फिलिस्तीन में इजरायली हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा। जी हां, यह स्थिति तब हो रही जब इजरायल ने 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जिनमें से 30 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इनमें से एक प्रमुख नाम जकारिया जुवैद का, जो 2021 में इजरायली जेल से भागने के बाद 2025 में रिहा हुआ। जी हां, जुवैदी जो एक समय अल्सा मार्ट ब्रिगेड का नेता था, उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया गया और उसे कंधों पर बैठाकर शहर भर में घुमाया गया है। येवला में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के उम्मीदवार अड माणिकराव शिंदे ने विधानसभा चुनाव के परिणामों को चुनौती दी है। जी हां, शिंदे ने चुनाव विभाग में मॉक पोल के लिए आवेदन किया था, इसलिए 24 फरवरी को येवला निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर ईवीएम पर मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। जी हां, राज्य में नवंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए हैं। राज्य की जनता ने महायुति को वोट दिया है और उसे सत्ता में लाया, लेकिन विपक्ष ने ईवीएम की कार्य प्रणाली पर संदेह जताया। जी हां, राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर ईवीएम के खिलाफ मार्च और विरोध प्रदर्शन भी किए गए। नासिक में ईवीएम की प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भीषण हमला हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कलात के मंगोचर इलाके में पाकिस्तानी सेना के शिविर पर जबरदस्त अटैक कर दिया। जी हां, बलूच विद्रोही के इस हमले में 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मरने वाले सैनिकों की संख्या भी बढ़ सकती है। जी हां, जानकारी के मुताबिक बलूच विद्रोहियों ने मंगोचर की सैन्य चौकी को पूरी तरह से घेरकर अपने कब्जे में ले लिया है। जी हां, कलात में कई राजमार्ग वर्तमान में BLA के कंट्रोल में स्थिति वहां बेहद तनावपूर्ण हो गई। बलूच विद्रोहियों ने मंगोचर में बड़े पैमाने पर हमला किया। हमले के बाद मंगोचर के पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जी हां, बलूचिस्तान में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई। 4 हफ्ते पहले भी पाकिस्तान के इस प्रांत में भीषण हमला हुआ था। BLA ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर भीषण अटैक किया था। इस आतंकी हमले में 47 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान मची भगदड़ और उसके कारण हुई मौतों ने संत समाज को 2 धड़ों में बांट दिया है। इस घटना पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के बीच तीखी बयानबाजी छिड़ गई है। जी हां, भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो मोक्ष को प्राप्त हुए। उनका तर्क था कि संगम में स्नान के दौरान मृत्यु होना सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह आत्मा की परम गति प्राप्त करने का स्थान है। उन्होंने कहा कि यह प्रयागराज है, जहां मृत्यु मोक्ष को समान होती है। जो गंगा के किनारे मरते वो वास्तव में नहीं मरते, बल्कि मोक्ष पाते हैं। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मृत्यु को मोक्ष कहा जाए तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री खुद क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर लेते। अगर वो तैयार हैं तो हम धक्का देकर उन्हें भी मोक्ष दिलाने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महाकुंभ हादसे को लेकर योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। जी हां, अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। बजट के बाद सपा प्रमुख ने कहा कि जो सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं करा पाई वो विकसित भारत क्या बनाएंगे। उसके बजट के सारे आंकड़े झूठे हैं। जी हां, अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम बजट के आंकड़ों को क्या करेंगे। विकसित भारत यही है कि लोगों की जान चली जाए। फूल किन पर बरसाए जा रहे थे। जो सरकार महाकुंभ ना करा पाई, मौत का आंकड़ा ना दे पाई, उसके बजट के सारे आंकड़े झूठे हैं। हमारे लिए मरने वालों के आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ के लिए ना जाने कितना बजट खर्च किया होगा। विज्ञापन चल रहे लोगों को बुला रहे हैं।
इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।